नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 5 जन संघर्ष व आंदोलन पढ़ेंगे। कि हम इसमें इसके अंदर पढ़ेंगे कि नेपाल बोलीविया में क्या संघर्ष थे, बोलीविया में क्या जल जल युद्ध था और नेपाल के अंदर लोकतंत्र आंदोलन था। सबसे पहले हमें कुछ शब्द के अर्थ को जानना होगा, जिससे कि हम इन आंदोलन को पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले एक होता है राजतंत्र, दूसरा होता है संवैधानिक राजतंत्र, एक होता है प्रजातंत्र या जिसको हम लोकतंत्र बोल सकते हैं। अब देखेंगे इनका क्या अर्थ है। राजतंत्र होता है जिसमें केवल राजा की सरकार होती है, मतलब कि इसके अंदर न तो चुनाव होते हैं। राजा जो राजा होता है वही शासन करता है। उस राजा मरने के बाद उसके उसके लड़के आ जाएंगे। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही एक ही जो जिसको हम समाज बोलते हैं या उसको वो बोल सकते हैं, एक ही घर के अंदर ये राजतंत्र चलता रहता है। जैसे कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की रानी है वो, उसके वहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। उसके वंशज वो वंशज ही चलते रहेंगे। रानी मर जाएगी तो उसके बाद उसके कोई और लड़का आ जाएगा या कोई लड़की आ जाएगी। इसी प्रकार ये इसमें राजतंत्र व्यवस्था में चुनाव नहीं होते हैं। राजा को ही संपूर्ण फैसले लेने का अधिकार होता है, चाहे वो फैसला सही हो, चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे जनता के हित में हो या न हो। केवल राजा को ही सारे फैसले लेने के अधिकार होते हैं। इसमें कई बार राजा क्या होता है कि राजा जनता के लिए कभी कभी गलत फैसले ले देता है, जिसके कारण जो राजा होता है उसकी लोगों के द्वारा उसकी आलोचना विरोध किया जाता है। ये विरोध धीरे धीरे आगे चलकर संवैधानिक राजतंत्र को जन्म देता है। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? इसके अंदर भी शासन तो राजा द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन वे जो राज वो जो शासन होता है वो संविधानिक लिखित रूप से हो जाता है। यानी कि राजा को क्या करने का अधिकार है, क्या शक्तियाँ है, जनता के क्या अधिकार हैं, वो सब एक संविधान में या एक कानून तौर पर लिख दिया जाता है। जो राजा होता है उससे बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता है। उसके बाद ये व्यवस्था धीरे धीरे आगे चलकर उसके बाद अंत में ये व्यवस्था लोकतंत्र को जन्म देती है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जनता खुद वोट डालकर अपनी सरकार को चुनती है, और वो सरकार हर 5 साल में, कुछ देशों में इसके अलग अलग नियम है, जैसे भारत में 5 साल है, या अमेरिका में है जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो 4 साल के लिए होता है। चीन में राष्ट्रपति होता है वो 6 साल के लिए होता है। तो इसी प्रकार इसमें हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, और इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर जनता को यह हक होता है कि सरकारों के लिए अगर अच्छा कोई कार्य न करे या उनके हितों को मांगों को पूरा न करे तो सरकार को बदल सकते हैं। सरकार इसमें कोई भी संशोधन कर सकती है। इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि जैसे कि जो हमारे संसद में 3 अंग है, कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, एक होती है विधायिका जिसको संसदीय बोल देते हैं हम। इन तीनों के कार्य अलग अलग होते हैं। क्यों? विधायिका या संसद का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका कार्य क्या होता है? इन कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका कार्य क्या होता है? इनको दंड देना। जो कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन नहीं करता है या उनका गलत उपयोग करता है तो न्यायपालिका कार्य होता है उनको सजा देने का कार्य होता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र में जो शक्तियाँ होती हैं वो बटी हुई होती हैं। इसमें सभी को वोट डालने का हक होता है। लेकिन जो ये राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र होता है, इसके अंदर जनता को वोट डालने का हक नहीं होता है। इसके अंदर राजतंत्र में तो पूर्ण रूप से अधिकार या निर्णय निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण रूप से राजा के पास होते हैं। लेकिन जब संवैधानिक राजतंत्र आता है तो कुछ हद तक उसकी जो शक्तियाँ सीमित हो जाती है। फिर वो जो कानून के अंदर एक कानून या एक उसको बोलते हैं नियम बनाए जाते हैं, नियमों की किताब होती है कानून, उसके अंदर वो शासन करता है। उसके बाद लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र पूर्ण रूप से जनता का शासन ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो अपना भारत देश है वो लोकतंत्र देश है। हर 5 साल के अंदर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, और हम अपनी सरकार अपनी मनमर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। जो हमारे लिए अच्छा कार्य करती है उसको दोबारा चुन सकते हैं। अगर वो सरकार हमारे लिए अच्छा कार्य न करे तो उसको अगली बार हम न चुनेंगे।
अब हम देखते हैं नेपाल का लोकतंत्र आंदोलन। अब हम नेपाल के लोकतंत्र आंदोलन को अच्छे से समझ पाएंगे। नेपाल में 1990 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। अब आप समझ गए कि संवैधानिक राजतंत्र क्या है, कि जिसके अंदर शासन तो राजा ही करेगा, लेकिन उस वो राजा नियम व कुछ कायदों के अनुसार शासन चलाएगा। वो अपनी पूर्ण रूप से मनमर्जी नहीं कर सकता है। अब एक बार वापस देखते हैं, नेपाल में 1990 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में 1990 से पहले पूर्ण रूप से राजतंत्र था। 1990 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिस कारण राजा के अधिकार सीमित हो गए। और यह बात उस समय के राजा कौन थे? राजा ज्ञानेंद्र सिंह। उस समय के राजा का नाम था, क्या था? ज्ञानेंद्र सिंह। ये बात उस समय के राजा को समझ आ गई और राजा केवल अब नाम का प्रधान है। इसका क्या अर्थ हुआ? नाम का प्रधान, जैसे भारत है, भारत में राष्ट्रपति है, वो नाम का राष्ट्रपति, लेकिन सारी शक्तियों का उपयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का उपयोग करता है। ठीक है, उसी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते वे शामिल होते, प्रधानमंत्री उनकी शक्तियों का उपयोग करेगा। ये बात 1990 के संवैधानिक राजतंत्र के अंदर शामिल हो गई। लेकिन 2001 में तात्कालिक राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। जो उस समय का राजा था राजा ज्ञानेंद्र सिंह। लेकिन 2001 में तात्कालिक राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। जो उस समय राजा था, उसकी हत्या किसने कराई थी? जो राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने। और नए राजा ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि जो संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था, उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वो चाहता था कि जो पहले वाला राजतंत्र है, राजा के अधिकार वो उसको वापस मिल जाए, जिससे कि वो कोई नियम कानून बना सके, उसके ऊपर कोई रोक टोक न हो। और 2005 में ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री को हटा दिया। और 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री को हटा दिया और सरकार भंग कर दी। भंग मतलब कि सरकार को गिरा दिया, जिस कारण 2006 के अप्रैल माह में एक आंदोलन चल पड़ा। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था या एम या उद्देश्य था व्यवस्था को वापस लागू कराना। जो व्यवस्था पहले थी उसको वापस लागू कराना। एक बार हम इसको वापस देखते हैं। नेपाल में 1990 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिस कारण राजा के अधिकार सीमित हो गए। और यह बात उस समय के राजा को समझ आ गई। उस समय के राजा कौन था? वीरेंद्र सिंह। ये वीरेंद्र सिंह समझ आ गई और राजा को ये बात समझ आ गई कि राजा केवल अब राजा केवल नाम का प्रधान है, उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करेगी। लेकिन 2001 में तात्कालिक राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की? राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने करवाई इसकी हत्या। और नए राजा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, यानी कि वो नहीं चाहता ताकि उसकी शक्तियों का प्रयोग कोई और करे या शक्तियों का बंटवारा हो। जिस कारण उसने 2005 में राजा ने प्रधानमंत्री को ही हटा दिया, यानी कि जो पहले उसकी राजा की शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री कर रहा था, उस प्रधानमंत्री को हटा दिया और सारी शक्तियां खुद वापस राजा ज्ञानेंद्र ने अपने पास रख ली या उसकी शक्तियां छीन ली। जिस कारण वहाँ की जो सरकार थी भंग हो गई। और 2006 के अप्रैल माह में एक आंदोलन चल पड़ा, जिसका लक्ष्य वापस वही व्यवस्था लागू कराना था, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वापस लागू हो, जिससे कि जनता के साथ न्याय हो। अगर एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होगी तो वो निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश का अर्थ हुआ कि वो उसके ऊपर किसी का रोक टोक नहीं होगा। तो नेपाल की जनता 2006 में एक आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य था कि वापस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। ये था नेपाल का लोकतंत्र आंदोलन की। वो किस आंदोलन के चलने के क्या मुख्य कारण थे? अब देखते हैं इस आंदोलन किस किस ने भाग लिया और इस आंदोलन की क्या मांग थी। आगे देखते हैं नेपाल के लोकतंत्र आंदोलन में कौन कौन शामिल थे और किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सबसे पहले देखते हैं संसद की सबसे बड़ी पार्टियां ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस बनाया है। यानी कि अलायंस का मतलब होता है गठबंधन।
यानी कि 7 दलों ने मिलकर एक गठन बनाया जिसको हम 7 पार्टी अलायंस बोलते हैं, यानी कि सप्तदलीय गठबंधन। और इसमें तथा माओवादी माओवादी एक चीन का नेता था, चाइना का या चीन का। और इसमें अन्य संगठन शामिल थे, यानी कि मजदूर संगठन भी शामिल थे, किसान संगठन भी, और मानवाधिकार वाले जिसको हम ह्यूमन राइट वाले बोलते हैं, वे सब शामिल थे। ये सब शामिल थे और ये क्या चाहते थे कि वापस लोकतांत्रिक व्यवस्था को शामिल किया वो स्थापित किया जा सके। अब देखते हैं, इन सभी ने मिलकर नेपाल की राजधानी काठमांडू काठमांडू को 4 दिन के लिए बंद किया। यानी कि जो ये सब लोग थे, यानी कि सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने जो नेपाल राजधानी काठमांडू है उस पर 4 दिनों तक उसको बंद कर दिया। यानी कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर कभी नाइट कर्फ्यू लग रहा था, कभी बंद, तो कभी पूर्ण रूप से बाजार बंद थे, तो इसी को ही बोलते हैं कि बंद, यानी कि संपूर्ण रूप से बाजार बंद कर दिए। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिस कारण अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। यानी कि जो 4 दिन के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, या वो 4 दिन के लिए बाजारों को बंद किया, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण लोगों ने गुस्से में आकर इस आंदोलन को या इस बंद करने वाले धरने को, या जो उन्होंने फैसले लिया था कि हम उस दुकानों को या बाजार को 4 दिन के लिए बंद करेंगे, उसका प्रभाव नहीं पड़ा, जिस कारण उन्होंने परेशान होकर इसको और लगातार चला दिया। यानी कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, जब तक ये अनिश्चित काल तक दुकान बंद रहेंगी या बाजार बंद रहेंगे, जिस कारण बंद कर दिया, और जिस कारण लगभग 1 लाख लोग लोकतंत्र स्थापना के लिए एकजुट हो गए। यानी कि लोग लोगों को मन में जागरूकता आई कि नेपाल के अंदर वापस लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापना की जाए, या प्रजातांत्रिक, जिससे कि उस सरकार में उनकी भागीदारी हो सके और अपनी एक अच्छी सरकार चुन सके। धीरे धीरे कर ये संख्या 2 लाख से 5 लाख लोग इकट्ठा होने लगे, और राजा को अल्टीमेटम, यानी कि अल्टीमेटम होता है, राजा को चेतावनी दी और राजा ने लोगों की बात मान ली। यानी कि अब राजा को एहसास हो गया कि लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, अब उसके जो राजतंत्र है या उसका राजगद्दी छिन सकती है, इसलिए उसने लोगों की बात मान ली। और अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में गिरिजा प्रसाद कोइराला। अब ये अंतरिम क्या होता है? अंतरिम होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब जैसे कि भारत के अंतरिम अंतरिम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो एक टेम्परेरी थे, यानी कि जब तक वो संविधान न बने, जब तक वो प्रधानमंत्री के तौर पर टेम्परेरी रूप से कार्य करेंगे। उसके बाद जब अपने भारत का संविधान बन गया, फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और इस प्रकार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना। और संविधान बनने के बाद नेपाल को 2008 में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, या गणराज्य दर्जा प्राप्त हो गया। अब ये लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है देखते हैं। पहले लोकतांत्रिक या लोकतंत्र या प्रजातंत्र तीनों एक ही शब्द है। इनका अर्थ होता है जिस देश में सरकार को चुनने में लोगों की भागीदारी होती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। जैसे भारत देश है, भारत में हम अपनी सरकार को खुद वोट डाल चुन सकते हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश है। अब देखते हैं गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का अर्थ होता है जिस जिस देश में हेड ऑफ स्टेट, यानी जो देश का मुख्य अधिकार, वो जो देश का मुख्य अधिकारी होता है, अधिकारी नहीं तो हम उसको राष्ट्र, जो देश का मुख्य, जैसे भारत देश है, भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का राष्ट्रपति का पद संवैधानिक नहीं है, या मतलब सॉरी संवैधानिक है लेकिन वंशानुगत नहीं है। यानी कि जैसे अभी फिलहाल रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, उसके बाद उसके उसके कोई लड़का या लड़की उस पद पर बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसके एक निश्चित समय बाद चुनाव होते हैं। जैसे भारत है, भारत में हर 5 साल बाद राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो भारत एक गणराज्य देश है। इसी प्रकार नेपाल भी 2008 के बाद लोकतांत्रिक और गणराज्य बन गया, यानी कि वहाँ सरकार को चुनने में लोगों की भागीदारी होगी, और जो नेपाल का राष्ट्रपति होगा उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, संवैधानिक होगा। यानी कि उसके पद को हर एक निश्चित समय बाद वापस चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। यानी
मान लो अगर जैसे भारत में 5 साल खत्म होने के बाद वो पद राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ता है, और अगला राष्ट्रपति आता है या वो भी वापस बैठ सकता है अगर वो दोबारा चुनाव में जीत के आए तो। इस प्रकार भारत एक गणराज्य राष्ट्र है और नेपाल भी है। लेकिन जो इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड लोकतांत्रिक तो है लेकिन वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि जो वहाँ की जो रानी है उसका पद संवैधानिक नहीं वंशानुगत है, यानी कि वो उस पद पर हमेशा बैठी रहेगी। वो अभी जो शायद एलिजाबेथ द्वितीय है, उसके बाद एक्सपायर होने के बाद या तो उसका कोई लड़का या उसकी लड़की, यानी कि उसके कोई परिवार से ही बैठेगा। वो राजा या रानी पद पे बैठने के लिए उसमें कोई चुनाव नहीं होंगे। जिसमें जिसमें जो देश का सबसे बड़ा पद होता है, जैसे भारत है, उस भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। अगर उस पद पर बैठने के लिए एक निश्चित समय बाद चुनाव होते तो वो देश गणराज्य, अगर नहीं होते तो गणराज्य नहीं है। आगे देखते हैं आंदोलनकारियों की क्या क्या मांगे थी, यानी कि जो ये नेपाल के आंदोलनकारी थे वो किस कारण आंदोलन चला रहे थे और उनकी क्या क्या मांगे थी। संसद को बहाल किया जाए, यानी कि वापिस से संसदीय व्यवस्था, जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था एक एक लोकसभा तथा दूसरा सदन राज्यसभा है, तो इसी प्रकार उसमें भी इसी प्रकार व्यवस्था को वापस बहाल किया जाए या वापस चलाया जाए, जिससे कि लोगों की सरकार में भागीदारी हो सके, यानी कि एक निश्चित समय बाद लोग अपने उम्मीदवार को चुन सके और एक नई सरकार का गठन कर सकें। संसदीय व्यवस्था जैसे भारत है, भारत एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है, को निश्चित समय बाद हम अपने उम्मीदवार को या अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। सर्वदलीय सरकार बने। अब सर्वदलीय सरकार क्या होती है? जो नेपाल में एसपीए यानी कि 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठन था, उसको ही हम सर्वदलीय सरकार बने, यानी कि जो ये 7 दल थे, ये 7 दल मिलकर अब सरकार का गठन करें और एक नई संविधान सभा का गठन हो, यानी कि नई संविधान सभा गठन हो। इसका अर्थ ये हुआ कि नेपाल की संविधान बनाने के लिए या लिखने के लिए नेपाल ने एक नई संविधान सभा गठन हो। जिस प्रकार भारत में भारत के लोगों ने अपने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया था, उसमें श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव, इस प्रकार के लोग शामिल थे। यानी कि इन लोगों की तीनों ये मांगे थी, यानी कि संसद व्यवस्था को बहाल किया जाए और सर्वदलीय सरकार बने और नई संविधान सभा बने, जिससे कि संविधान के अनुसार देश का शासन चलाया जा सके। इस प्रकार ये नेपाल का लोकतंत्र आंदोलन यहाँ पे समाप्त होता है। कमेंट लगा।